हमने स्टार्ट किया था रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में वी स्टार्टेड ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जिसका सेक्शन है 1010, इसकी हम ऑलमोस्ट सारी प्रोविजंस डिस्कस कर चुके थे, एक छोटा मोटा सा पार्ट रहता था। सो ऐसा करते हैं कि लास्ट सेशन की फाइल्स देख लेते हैं रिवीजन के लिए। देखिए जी, ये है हमारा ग्रेच्युटी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सेक्शन 1010, जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर की तरफ से उसकी सेवाओं की सराहना के लिए जो उसको अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट को आप ग्रेच्युटी कहते हैं। ये डिस्कस किया था, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है या फिर जब एम्प्लॉय रिजाइन करता है उस टाइम पर। सो ग्रेच्युटी के पर्पस के लिए एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी। सेकेंड कैटेगरी इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फर्दर 2 पार्ट्स हैं। non-government employee covered by payment of gratuity act and non-government employees not covered by payment of gratuity act। और हमने फर्स्ट जो पॉइंट किया था इसमें, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 या 10 से ज्यादा है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉयज को कॉन्टिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको ग्रेच्युटी की पेमेंट करनी रहती है। ठीक है जी। कंडीशंस क्या करी थी इसमें हमने? एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट इज ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 लाख, या फिर तीसरी कैलकुलेशन थी 15/26 इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी पर मंथ सैलरी कितनी थी वो देखेंगे आप। रिटायरमेंट के समय पर कितनी सैलरी मिल रही थी वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और जब आप कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे तो यदि 6 मंथ से ज्यादा की जॉब करी है तो उसको आप एक पूरा साल काउंट करेंगे, ये बताया था मैंने आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया था कि यदि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो यहाँ पर 15 की जगह आ जाएगा 7। आप 7 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। इस तरह से जो तीनों में से कम होगा दैट विल बी द एग्जेम्पशन, और जो बाकी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पर सैलरी का मीनिंग मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? सैलरी जो एम्प्लॉयज कवर्ड हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, उनके लिए सैलरी का मतलब है 2 स्टार। और 2 स्टार इज व्हाट? बेसिक प्लस डीए। डीए कोई सा भी हो, एंटर हो या नॉट एंटर हो, दोनों आ जाएंगे। और थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यहाँ पर फर्स्ट 2 कंडीशंस तो सेम है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एंड 20 लाख वाली। जो थर्ड कंडीशन है वहां पर 15/26 की जगह आपको लेना है हाफ, एंड सैलरी लास्ट ड्रॉन की जगह आपको लेना है वो सैलरी जो रिटायरमेंट से एकदम पिछले महीने ली गई थी। और पिछले ऐसे 10 महीने देखें आप, और 10 महीनों का आप कर दें एवरेज, तो आपकी आ जाएगी
average salary of last 10 months immediately preceding the month of retirement. हिंदी में क्या है, जिस मंथ में रिटायरमेंट हुई उससे पिछला मंथ देखिए और 10 महीने काउंट कीजिए, उन 10 महीनों का एवरेज कर लीजिए. दैट विल बी द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स और मल्टीप्लाई बाय करेंगे लेंथ ऑफ सर्विस के साथ. यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस और इस लेंथ ऑफ सर्विस में क्या फर्क है, जब आप यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस लेंगे सेकंड केस में, तो वहां पर आप 6 मंथ से ऊपर अगर किसी भी तरह की सेवा प्रदान करी है तो उसको आप एक पूरा साल काउंट करते हैं. लेकिन यहाँ पर 6 मंथ से ऊपर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट करी है, आपने जॉब करी है, तो उसको एक पूरा साल नहीं माना जाएगा. इन दोनों में ये फर्क है. बस एक जो हमारा पॉइंट यहाँ पर रह गया था वो ये रह गया था कि इस केस में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या रहेगा. ये पॉइंट रह गया था बेटा हमारा. तो ये हम यहीं पर लिख लेते हैं. इस केस में what will be the meaning of salary. Salary is equal to 3 स्टार. और आपको पता है 3 स्टार कौन से हैं, वही एचआरए वाले. एचआरए वाले 3 स्टार कौन से होते हैं, बेसिक प्लस डीए एंटर. देखिए यहां पर कोई सा भी डीए, लेकिन यहां पर डीए एंटर प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी का मीनिंग है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज डन इन हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए वाला है. लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में बेसिक प्लस डीए, डीए एंटर हो या नॉट एंटर हो दोनों आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कमीशन नहीं लेनी. लेकिन यहाँ पर बेसिक और डीए सिर्फ एंटर वाला प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये लेंगे आप बेटा. ठीक है जी. एक ये पॉइंट था जो हमारा बच गया था. तो चलिए इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं अब. देखिए जी इलस्ट्रेशन 1. मिस्टर अविनाश Mr. Avinash was an employee of XYZ Limited. XYZ Limited का employee है और after 34 years of service he retired on 31st January 2020 और उसको ग्रेचुटी मिली है 4,25,000. उसकी जो मंथली सैलरी थी दैट इज 23,000. कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ, अब देखने वाली बात है, इफ ही इज नॉट कवर्ड.
if he is not covered by payment of gratuity act, if he is not covered, कौन सा पार्ट है ये? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? विच पार्ट इज दिस? Yes, Deepika, this is your part 3. This is your part 3. हाँ जी, तो क्या करना है हमें, देखते हैं. Illustration 1, not covered by payment of gratuity act. ये पार्ट है हमारा, और इसमें हमें एग्जेम्पशन लेनी है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. एंड व्हाट इज द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग? फर्स्ट पार्ट लेंगे हम, ग्रेचुटी रिसीव्ड. कितनी है हमारी ग्रेचुटी रिसीव्ड? ग्रेचुटी रिसीव्ड इज 4 lakh 4,25,000 is the gratuity received. हाँ जी भारती, सही कह रहे हैं आप. 4,25,000 is the gratuity received. Second is the maximum exemption limit, that is 20 lakh. And third part, बताएं मुझे जल्दी से, थर्ड पार्ट का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है नॉट कवर्ड के केस में? फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 into average salary of 10 months immediately preceding the month of retirement into what? Completed years of service. हाफ इनटू, अब हमें निकालनी है एवरेज सैलरी, और यहां पर हमें क्या मेंशन्ड है कि उसकी जो मंथली सैलरी थी दैट इज 25,000. तो आप ये मान के चले कि हर महीने उसकी सैलरी 23,000 ही थी. एवरेज निकालें अब इसका. आप नालायकों को एवरेज निकालना तो आता नहीं होगा, तो फिर एवरेज कैसे निकलेगा? हर महीने की उसकी यही सैलरी थी, 23,000, 23,000, 23,000, 23,000, 23,000, 23,000, 23,000. नालायकों को तो ऐसे ही समझाया जाता है भाई, क्योंकि आपको थोड़े ना पता है कि एवरेज कैसे निकालना है. आपको थोड़े ना पता है कि अगर हर महीने की सैलरी यही हो तो एवरेज भी यही निकल के आता है. पता है आपको? यदि हर महीने की सेम सैलरी हो तो आपका एवरेज 23,000 ही आ जाएगा. कैलकुलेटर पकड़ के करके देखें, इसका आंसर 23,000 ही आएगा. हाफ इंटू 23,000 इंटू, बताएं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या है? कितने साल उसने काम किया है? 34 साल इंटू 34.
हाँ जी, एवरेज वाला कंसेप्ट आया है समझ में कुछ कि नहीं आया? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स विल बी 23,000। करके देख लीजिए, कैलकुलेशन यही आएगा। ये आपका आ जाएगा 3,91,000। लीस्ट कौन सा है तीनों में से? व्हाट इज द लीस्ट? तीनों में से सबसे कम कौन सा है? 3,91,000 इज द लीस्ट। हाँ जी, ये लीस्ट आ गया। तो फिर टैक्सेबल कितना होगा? व्हाट इज टैक्सेबल अमाउंट? टैक्सेबल इज इक्वल टू जितना रिसीव हुआ 4,25,000 माइनस एग्जेम्प्ट। दिस इज एग्जेम्प्ट। सो आपका आंसर जो आएगा दैट इज 34,000। 34,000 ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। मिला कितना? ग्रेचुटी मिली थी 4,25,000, लेकिन आपको टैक्स किसके ऊपर पे करना है? सिर्फ 34,000 के ऊपर, क्योंकि आपको बाकी की मिल गई है छूट। ठीक है जी। इसके बाद हम डायरेक्टली एक बड़े वाली इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसमें आपके तीनों कंसेप्ट्स हो जाएंगे कवर। देखें, ये है आपकी इलस्ट्रेशन 3 बेटा। इसमें आपके तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है? मिस्टर नरेश रिटायर्स ऑन 30th June 2019 आफ्टर सर्विंग फॉर 28 years and 9 months। उसको ग्रेचुटी मिल रही है 5,40,000 की। उसकी सैलरी 1/1/2019 से 35,000 है, और जो डीए है दैट इज 40%। 40% एंटर, जो डीए है दैट इज 40%, और पूरा का पूरा एंटर कर रहा है। 1/1/2019 से पहले उसकी सैलरी इतनी थी। Determine the taxable value of gratuity in the following cases if he retires from the government service। हाँ जी, बताएंगे मुझे गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए क्या रूल है ग्रेचुटी का? टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्या होगा आपका फर्स्ट का आंसर? ए पार्ट, गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस के केस में आपका पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, आपको टैक्स पे नहीं करना। हाँ जी सिमरन दीपिका। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? ही रिटायर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, नॉट कवर्ड। दिस इज योर केस नंबर 3, नॉट कवर्ड। ठीक है जी। बी पार्ट में इफ ही इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। और यदि वो नॉट कवर्ड है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपका फर्स्ट आ जाएगा ग्रेचुटी रिसीव्ड। क्या है आपका ग्रेचुटी रिसीव्ड का अमाउंट? झटपट देखते हैं। ग्रेचुटी रिसीव्ड इज 5,40,000। 5,40,000। Second is rupees 20 lakh. And third is what? Half into average
salary of last 10 months immediately preceding the month of retirement into completed years of service. ठीक है जी. हाफ इनटू, अब भाई एवरेज करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको एवरेज देखना पड़ेगा. कैसे देखेंगे अब आप एवरेज? वो कह रहा है ये टाइमलाइन बनाते हैं, यहीं पर बना लेते हैं टाइमलाइन. ये देखिए, ये रही आपकी टाइमलाइन, यहीं पर बना लेते हैं. आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है रुक जाइए बेटा, लेट मी करेक्ट दिस. आपका जो फाइनेंशियल ईयर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4/2019 और खत्म होगा 31/3/2020 को. और जो वो रिटायरमेंट ले रहा है दैट इज इन जून 2019. दिस इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है जी, ये तो पता चल गया. यहाँ पर कौन कौन सा महीना आ रहा है बेटा? अप्रैल, देन मई, देन जून. ठीक है जी, अप्रैल, मई एंड जून. और जून में उसको रिटायरमेंट मिल रही है. अब यहाँ पर उसकी सैलरी कितनी है? वो कह रहा है कि 1/1/2019 से, दैट मीन्स कि जनवरी के महीने से उसकी जो सैलरी है दैट इज 35,000 पर मंथ. दैट मीन्स कि उसकी जनवरी की सैलरी 35,000 है, फेब्रुअरी की सैलरी 35,000 है, मार्च की सैलरी 35,000 है, अप्रैल की सैलरी 35,000 है, मई की सैलरी 35,000 है और रिटायरमेंट तक की सैलरी उसकी 35,000 है. रिटायरमेंट तक की सैलरी. लेकिन 1/1/2019 से पहले उसकी सैलरी क्या थी ये भी दे रखी है. इससे पहले उसकी सैलरी थी 32,000. दैट मीन्स कि दिसंबर 2018 की उसकी सैलरी थी 32,000. नवंबर 2018 की सैलरी थी 32,000. नवंबर से पहले अक्टूबर 2018 की सैलरी थी 32,000. सितंबर 32,000. अगस्त 32,000. ठीक है जी. अब हमें क्या करना है? आपने रिटायरमेंट वाला महीना भूल जाना है, ये काउंट नहीं करना. रिटायरमेंट से एकदम पिछला महीना कौन सा था? मई का. आपने मई से काउंट करने हैं 10 महीने. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. ये 10 महीने लेने हैं आपने. इन 10 महीनों की सैलरी आपने ऐड करनी है. देखिए, ऐड करते हैं. 35,000 सैलरी थी उसकी 5 महीने की, प्लस 32,000 सैलरी थी उसकी पिछले 5 महीने की. या फिर नलायकों वाले तरीके से करना है, नलायक जैसे करते हैं, तो नलायकों वाले से समझाती हूँ आपको. नलायकों वाले से तो आप यही करेंगे, 32,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000.
प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000, और इन सबको डिवाइड कर देंगे बाई 10। दिस इज योर एवरेज सैलरी। ये नालायकों वाला तरीका होता है जिनको समझ में नहीं आता। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपकी जो एवरेज सैलरी आएगी, कैलकुलेट करके देखें, 46,900 आ जाएगी। हाँ जी, 46,900। चेक योर आंसर दीपिका। प्लस डीए करने के बाद का आंसर है ये, प्लस डीए करने का बाद का आंसर है। ये तो आई बेटा 33,500। अब हम इसमें ऐड करेंगे डीए। डीए भी तो ऐड करना है। डीए एंटर वाला पार्ट 40%, डीए 40% एंटर वाला ऐड कर दीजिए। जब आप ये ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, कितना आएगा डीए इसका 40%? 13,400। एंड इन दोनों को टोटल करके आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 46,900। सो कैलकुलेशंस वहां पर करने के बाद 46,900, जिसमें हमने क्या लिया है, बेसिक प्लस डीए एंटर 10 महीने का, इनटू, बताएं मुझे, व्हाट इज द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आप 28 ईयर्स लेंगे या 29 ईयर्स लेंगे? 28 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को करते हैं इग्नोर। 28 years, so this comes out to 656,600. Taxable amount of gratuity will be, gratuity received 5,40,000 minus exempt। exempt कौन सा होगा बेटा, जो सबसे लीस्ट है। and what is the least? least is this 5,40,000। so पूरा का पूरा 5,40,000 exempt हो गया। that means आपको टैक्स नहीं पे करना इस ग्रेचुटी के ऊपर, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। नथिंग विल बी टैक्सेबल। दो पार्ट्स हमारे और बचे हैं इसके, लेकिन वो अगर मैं अभी करवाऊंगी तो बहुत ही हौच-पौच हो जाएगा बेटा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आराम से करवाऊंगी ताकि आपको इजीली और बहुत धीरे धीरे से समझ में आए। मैं इसमें रश नहीं करना चाहती।
So that's all for today.